यूएस को अगर हम देखें तो वो एक के बाद एक इंडिया के अलग-अलग सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पहले तो ऑटोमोबाइल था, टेस्ला को आना था तो टैरिफ कम करवाए। अब अचानक से उनके जो सेक्रेटरी हैं ऑफ कॉमर्स हावर्ड लुटनिक, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर ही आप कह सकते हो, उन्होंने कमेंट किया है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि इंडिया को अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर भी यूएस प्रोडक्ट्स के लिए खोल देना चाहिए। मतलब यूएस अपने यहाँ एग्रीकल्चर का सब सारा चीज़ ग्रो करेगा, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे और बहुत ही चीप कीमत पे वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर देगा अपना जो भी उसका प्रोड्यूस है, और इंडिया का किसान यूएस के एग्रीकल्चर के आगे घुटने टेक देगा। ये चाहता है अभी यूएस इंडिया से। तो ऐसे डील्स इंडिया में भी इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इंडिया एक के बाद एक चीज़ें एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है इंडिया की, इंडिया क्यों इसका जवाब नहीं दे रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने इंडिया को एक्सपोज़ कर दिया, क्या एक्सपोज़ कर दिया? क्या कोई इंडिया का एमएमएस लीक हो गया था क्या कि तुमने एक्सपोज़ कर दिया? तो एक्सपोज़ ये सब घटिया वर्ड्स वो भी डिप्लोमेसी में यूज़ कर रहे हैं 2 इतने बड़े देश को लेके, एक देश यूएस, एक देश इंडिया, और एक यूएस इंडिया के बारे में इस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रहा है। दिस इज़ कंप्लीटली डिस्टेस्टफुल। इंडिया के जो काफ़ी थिंक टैंक्स हैं उन्होंने भी इसका काफ़ी विरोध किया है। जैसे एक है ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जीटीआरआई, इसने कहा है कि यूएस का जो डिमांड है एक के बाद एक जो इंडिया के साथ वो दहेज की तरह वो मांगे जा रहा है, कभी ये चाहिए, कभी कार पे टैरिफ हटा दो, कभी एग्रीकल्चर पे टैरिफ हटा दो, एक तरीके से पूरा इंडिया ही खोल के उनको दे दो। तो ये जो एक के बाद एक वो डिमांड कर रहा है, ये इंडिया के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को काफ़ी हर्ट करने वाला है। और यूएस की आदत है, 1990s में यूएस ने ऐसा ही एक इंडिया के साथ डील साइन करने की कोशिश की थी। इसका नाम है डंकल ड्राफ्ट। डंकल ड्राफ्ट था, उस वक्त डब्ल्यूटीओ नहीं था, उस वक्त गैट था। गैट नेगोशिएशंस के अंडर में डंकल ड्राफ्ट तैयार किया था और चाहता था कि इंडिया के मार्केट का एक्सेस, जो डेवलपिंग मार्केट का एक्सेस है, वो यूएस को मिल जाए। तो उस वक्त के जो हमारे लीडर्स थे, जिनको आजकल के लीडर्स चिढ़ाते हैं, 1991-92 के लीडर्स, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के, उन लोगों ने रुक के वो खड़े हुए थे यूएस के अगेंस्ट, रेजिस्ट किया था कि नहीं, हम ये सब नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे हमारे फार्मर की प्रोटेक्शन जुड़ी हुई है, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। हम अपने यहाँ वीट ग्रो ना करके हम यूएस का वीट वीट क्यों लेंगे? इंडिया का फूड सिक्योरिटी इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। हर टाइप से आप इंडिया को आर्म ट्विस्ट कर सकते हो। अभी कुछ नहीं लेता इंडिया उनसे, उसके बावजूद इतना आर्म ट्विस्ट कर रहे हो। जब हम आपसे गेहूँ चावल लेने लग जाएंगे, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे आप पे खाने के लिए भी, तब आप सोचो आप क्या हाल करोगे। और यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा बहुत रहा है। एक उनका था नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नेफ्टा बोलते हैं। नेफ्टा के अंतर्गत उन्होंने जितने भी पार्टनर कंट्रीज थे, जैसे मेक्सिको है, उसका एग्रीकल्चर बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। तो उनकी ये आदत है, वो घुसते हैं, आपके प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं उनको एक एक करके ख़त्म करते हैं और आपका पूरा वो सेक्टर बर्बाद करके रख देते हैं। इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर आधे पॉपुलेशन इंडिया का पेट पालता है, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो आधी इंडिया भूख से मर जाएगी। वो जो ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था ना, फिर से वैसा ही कुछ आ सकता है अगर हम लोगों ने अभी, हमारे लीडर्स जो ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस वक्त अगर वो रुक के नहीं खड़े हुए, अगर उन्होंने अलाउ कर दिया ब्रॉड ट्रेड डील के नाम पे कि वो चीपर जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है उनका इन्फ्लक्स इंडिया में हो जाए, तो दैट विल बी डेवास्टेटिंग फॉर इंडियन फार्मर्स। रूरल क्राइसिस रैम्पेंट हो जाएगा और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। एक बार डब्ल्यूटीओ के बनने के बाद भी कॉटन को लेकर ऐसा डील हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में, जब उन्होंने सस्ते कॉटन इंडिया में बहुत सारा भर भर के भेजने लग गए थे और हमारे यहाँ के कॉटन फार्मर्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ गया था। तो ऐसे टर्म्स, अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए, या कोई मजबूरी है आपकी, गॉड नोस क्या मजबूरी है, अगर इन सब चीज़ों के लिए आपने एक्सेप्ट कर लिया तो हमको लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। और ये पहले कार फिर एग्रीकल्चर, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह आ जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक सारे सेक्टर्स को हमारे आके खा जाएंगे। तो हमें देखना है कि हमें किस टाइप से अलाइनमेंट करना है, किन शर्तों पे करना है। कहीं हम पूरी तरीके से यूएस पे डिपेंड तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया जो है, देखने वाली बात होगी कि क्या इंडिया सैक्रिफाइस कर देगा अपना बैकबोन। इंडिया का बैकबोन अभी भी रूरल इकोनॉमी है, आधी पॉपुलेशन का पेट पालता है रूरल इकोनॉमी, क्या उसको सैक्रिफाइस कर देगा इंडिया ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट के लिए? ये देखने वाली बात होगी। गोल्डन पासपोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था $5 मिलियन का वो गोल्डन पासपोर्ट शुरू करेंगे अमेरिका का। ऐसे बहुत सारे देशों के गोल्डन पासपोर्ट चलते हैं। एक ऐसा ही छोटा सा देश है, उसका नाम है वैनुआटू। ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1700 किलोमीटर ईस्ट में पैसिफिक ओशन के बीच में एक आइलैंड का ग्रुप है। अराउंड 80 वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, वो मिल के ये एक आइलैंड नेशन बनता है, इसका नाम है वैनुआटू। इस देश का सिटीजनशिप, गोल्डन पासपोर्ट ले लिया है इंडिया से जो भागे हुए एक्स आईपीएल चीफ फ्यूजिटिव, फाइनेंशियल फ्यूजिटिव ललित मोदी हैं। उन्होंने इस देश की नागरिकता ले ली है। वैसे तो ये यूरोप में रह रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली लंदन में।
तो उस देश में अब ये जाके रहेंगे। इंडिया की सिटीज़नशिप छोड़ दी है और वहाँ की सिटीज़नशिप में वो वहाँ के नागरिक बन के वो रहेंगे। छोटा-सा देश है, कुल 3 लाख लोगों की आबादी है। और ऐसे जो देश होते हैं, इनकी ज़्यादातर जो कमाई होती है वो टैक्स हेवन के तौर पे होती है। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है पर टैक्स नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं ऐसे देशों में अपना बिज़नेस शिफ्ट करने का सोचते हैं, एटलीस्ट शेल कंपनीज़ खोल लेते हैं, ऑफ़िसेज़ खोल लेते हैं। तो 30% जो इनका रेवेन्यू है, पूरे देश का जो कमाई है, वो ऐसे सिटीज़नशिप बेच-बेच कर ये देश कमाती है। अगर आप में से किसी को इस देश का नागरिक बनना है तो 135 से 155 हज़ार डॉलर लगेंगे। बहुत कम मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगेगा और बहुत क्विक प्रोसेसिंग होता है। तो $1,35,000 अगर आपके पास हैं, तो उनके पास ऐसा प्रोग्राम है, सीबीआई बोलते हैं उसको, सीबीआई अपना इंडिया वाला नहीं, सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये प्रोग्राम में कोई भी वहाँ का सिटीज़नशिप बन सकता है। ज़ीरो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है, इस वजह से ऐसे जो देश होते हैं ना, ये टैक्स हेवन बन जाते हैं, दे अट्रैक्ट ग्लोबल वेल्थ। और मज़े की बात ये है कि इनका जो पासपोर्ट है वो उसका भी रैंकिंग 51st है, 51 नंबर पे आता है दुनिया में। अपने इंडिया का 87 रैंक पे आता है। इनका पासपोर्ट अगर आप लोगे तो 113 देश आप घूम सकते हो बिना वीज़ा के, और इंडिया का पासपोर्ट सिर्फ 57 देशों में आपको घुमाएगा बिना वीज़ा के। तो ऐसे छोटे-छोटे देश का भी पासपोर्ट इंडिया के पासपोर्ट से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ऐसे देशों का जो सीबीआई प्रोग्राम है कि ये जो है करप्शन को ब्रीड कर रहा है। करप्शन, सिटीज़नशिप बेच के जो करप्ट प्रैक्टिस हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनको अपने यहाँ शरण दे के ये करप्शन ब्रीड कर रहा है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि वेल्थ है जो है ना, वेल्थ सिर्फ लग्जरी ही बाई नहीं करता है, वो लीगल इम्यूनिटी भी बाई कर लेता है। इस टाइप के जो गोल्डन पासपोर्ट स्कीम्स हैं, ये दुनिया का जो ग्लोबल जस्टिस सिस्टम है उसको अंडरमाइन कर देता है। ये किसी भी देश की सॉवरेनिटी, जिसको हम उसका पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, हर देश एक दूसरे देश के सॉवरेनिटी का सम्मान करता है, ये उस सम्मान को कमोडिफाई कर रहे हैं। दे कमोडिफाई सॉवरेनिटी, ठीक है? जिससे क्या है कि ऐसे जो फ्यूजिटिव हैं, दे गेट द कैपेबिलिटी टू सर्कमवेंट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को ये लोग बाईपास करके ऐसे-ऐसे देशों में जाके ये लोग बच जाते हैं। बहुत सारे पुराने केसेस भी हैं, जैसे एक फेमस केस था जोसेफ मेंगेले का। जोसेफ मेंगेले नाज़ी के एक जनरल हुआ करते थे जर्मनी के। उनको एंजल ऑफ डेथ बोला जाता था। तो जब जर्मनी हार जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में, तो ये भाग के अर्जेंटीना चले जाते हैं, वहाँ से फिर ब्राज़ील, वहाँ से पराग्वे, और वैसे ही घूमते रहते हैं। आखिरी दिन दिन तक भी इनको कोई पकड़ नहीं पाया, और 1979 में ही डाइड अ फ्री मैन। उसी तरीके से युगांडा के एक डिक्टेटर होते थे, ईदी अमीन। ईदी अमीन भी इस तरीके से ह्यूमैनिटी के खिलाफ बहुत उन्होंने अत्याचार किया, हज़ारों लाखों लोग मार दिए युगांडा में। और वो भी रिटायरमेंट के बाद सऊदी अरेबिया चला जाता है और वहाँ पे पीसफुल लाइफ एंजॉय करता है और अपने फैमिली के साथ, और वो नेचुरल डेथ मरता है 2003 में। तो आप देख सकते हो पैसे होते हैं, और ये सब जब देश अपने दरवाजे खोल देते हैं तो लोग बड़ी आराम से अपने क्राइम की अकाउंटेबिलिटी, उसका हिसाब दिए बिना ही आराम से ज़िंदगी काटते हैं और फिर नेचुरल डेथ मरते हैं। इंडिया से भी विजय माल्या का केस है, नीरव मोदी का केस है। बड़े-बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स करके भी ये लोग ब्रिटिश हॉस्पिटैलिटी को एन्जॉय कर रहे हैं, और ये जो है, इनकी ज़िंदगी कोई एक्साइल वाली ज़िंदगी नहीं है, ये लग्ज़री वाली ज़िंदगी है। ये गेटेड विलाज़ में रहते हैं, महँगे से महँगा वाइन पीते हैं, बड़ी-बड़ी पार्टीज़ थ्रो करते हैं, और धीरे-धीरे जो इनके कारनामे हैं वो फेंट विस्पर्स में सिमट के रह जाती हैं। धीरे-धीरे बस कहानियाँ रह जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, सज़ा कोई नहीं। तो अगला अगर हम न्यूज़ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने का बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज का, जिसको वो डिजिटल फोर्ट नॉक्स कह रहे हैं। फोर्ट नॉक्स आपको पता है यूएस में एक जगह है जहाँ पे यूएस अपना ज़्यादातर सोना स्टोर करके रखती है। तो ये एक डिजिटल फोर्ट नॉक्स बना रही है अभी की सरकार, जो बिटकॉइन और अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करके रखेगी। पहले पहले लोगों को लगा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके बिटकॉइन मार्केट से खरीदने वाली है और उसको स्टोर करेगी, तो बिटकॉइन का प्राइस जो है काफ़ी ऊपर गया। बट बाद में लोगों के सपने टूट गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसाइड किया कि नहीं, नया बिटकॉइन नहीं खरीदने वाले। अभी तक बाइडन के टाइम में जितने बिटकॉइंस पकड़े गए थे, सीज किए गए थे बाय अमेरिकन गवर्नमेंट, कुछ 2 लाख बिटकॉइन की तरह थे, उन्हीं का एक रिजर्व बनाया जाएगा। 2 लाख बिटकॉइन की आज के तारीख में कीमत कुछ $18 बिलियन है। इसमें
और भी क्रिप्टो करेंसीज़ वो डालेंगे, ईथर डालेंगे, एक्सआरपी डालेंगे, सोलाना, कार्डानो, 5 टोटल क्रिप्टो करेंसीज़ होने वाली हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा है ये, क्योंकि यूएस का जो नेशनल रिजर्व है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सिर्फ डॉलर या क्रूड ऑयल या फिर गोल्ड से हट के अब कुछ और टाइप के एसेट क्लास भी इसमें आ जाएंगे, विच विल बी बिटकॉइन। मगर लोग और भी जो क्रिटिक हैं वो कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिजर्व है इट विल बी सब्जेक्ट टू वेरी हाई वॉलेटिलिटी एंड मार्केट मैनिपुलेशन। तो एक स्टार्क शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है अमेरिका की प्रेजेंट सरकार में। जो पहले की सरकारें थी, एंटी क्रिप्टो स्टांस था उनका, अभी ये काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो के फॉर में काम कर रही है, प्रो क्रिप्टो काम कर रही है, और एक तरीके से क्रिप्टो का जो आइडिया था उसी के अगेंस्ट काम कर रही है। क्रिप्टो का आइडिया क्या था? क्रिप्टो का आइडिया था कि इट वाज अ सिंबल ऑफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट, के सर एक ऐसा करेंसी होगा जो सरकारों के पहुंच के दूर होगा, ठीक है, जो सरकार कंट्रोल नहीं करेगी। बट अब अगर सरकार ही किसी देश का भर भर के बिटकॉइन खरीद के रिजर्व करके रख ले, तो वो एक तरीके से सरकार की ही कंट्रोल में आ गई, क्योंकि बिटकॉइन तो लिमिटेड है ना, बिटकॉइन अनलिमिटेड नहीं है। तो वो लिमिटेड में से, अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर ज़्यादातर बिटकॉइन खुद ही खरीद के अपने रिजर्व में रख ले, तो एक तरीके से अमेरिका का ही कंट्रोल हो गया। जिस तरीके से उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व्स को वेपनाइज किया है, ऑयल रिजर्व्स को वेपनाइज किया है पूरी दुनिया के लिए, उस तरीके से अब वो क्रिप्टो रिजर्व को भी वेपनाइज कर सकते हैं, स्पेशली उन देशों के लिए और उन लोगों के लिए जो डॉलर डोमिनेंस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो डी डॉलराइजेशन के लिए लड़ रहे हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है क्रिप्टो से डील करने का, कि अगर आप हमारे खिलाफ एक करेंसी बनाओगे जो हमारे पहुंच से दूर है, हम ही उसी करेंसी को खरीद के अपने पास इतना स्टोर कर लेंगे कि हम ही उसको रेगुलेट करेंगे। हम ही अगर उसको छोड़ देंगे मार्केट में तो प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे, हम ही उसको वापस खींच लेंगे तो प्राइसेस फिर से चढ़ जाएंगे और लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा क्रिप्टो के मामले में, बिटकॉइन के मामले में। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टेप है डोनाल्ड ट्रंप का। एक तरीके से कह तो रहे हैं लोग कि ये प्रो क्रिप्टो है, बट एक तरीके से ये क्रिप्टो को परमानेंटली भी मार सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादातर बिटकॉइन अमेरिका अपने अंदर ही अब्जॉर्ब करके रख ले, तो फिर कहाँ का ये रिजर्व हुआ, कहाँ की करेंसी हुई? अगर लिक्विडिटी ही नहीं हुआ तो करेंसी किस बात का? तो इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए।